नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय हिंद। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देश या तीन देशों के बीच में सीमित नहीं है, अब ये ग्लोबल हो चुका है। आप देखोगे तो इंडिया में एलपीजी के रेट्स बढ़ चुके हैं। जापान ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन कर दिया है पेट्रोल का। इसके साथ साथ अब यूरोप में भी गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई है, यानी यूरोप भी इसकी चपेट में आ चुका है। आप कह सकते हो जो देश लड़ नहीं रहे हैं वो इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये वॉर ना ही यूएस जीतेगा, ना ही ईरान और ना ही इजराइल। ये वॉर जीतेंगे मिस्टर पुतिन। हाँ जी, खैर इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वॉर का बेनिफिट किसे होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे वन, ये वॉर स्टार्ट कहां से हुई? ये वॉर स्टार्ट हुई जब यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बेस के ऊपर अपना अटैक स्टार्ट किया। खैर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि एल्गोरिथम में आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज जा सके। सेकेंड डे पे ईरान ने अपना रिटेलिएशन स्टार्ट किया। इस रिटेलिएशन के अंदर उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है। जो भी उनके पास मिसाइल्स, खैर काफी मिसाइल्स उन्हें चाइना और रशिया से भी मिली है, लेकिन उसने स्ट्रेटेजी क्या बनाई? उसने दो स्ट्रेटेजी बनाई। पहली बात, उसने यूएस के जितने भी मिलिट्री कैंप है, चाहे वो यूएई में है, चाहे वो कतर में है, सऊदी में है, उनके ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। सेकंड, उसने टारगेट किया आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि एक ईरान छोटा देश है, इकोनॉमी में पावर है नहीं, तो उसको पता था मैं किसी भी तरीके से इजराइल और यूएस को रोक नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि बाकी देश आकर के इन्हें रोके तो शायद बात बन सकती है। तो उसने वही किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसने चौक करना शुरू किया। चौक करने से वहां पे ऑयल की सप्लाई रुक गई। ऑयल की सप्लाई रुकते सारे देशों के कान खड़े हो गए, सारी इकोनॉमीज खतरे में आने शुरू हो गई। इसीलिए ये वॉर अब मिडिल ईस्ट नहीं, ग्लोबल वॉर बन चुकी है। यहां से आपकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने क्या कहते हैं जितने भी अलर्ट्स पे आ गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑन किया। थर्ड डे पे आपका नेवल टेंशन आ गई। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था अभी कि पर्शियन गल्फ के अंदर यूएस नेवी और जो ईरान की नेवी है उनका आपस में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया कि किसी तरीके से भी ऑयल की सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट ना आए, पर ये हो नहीं पाया और ग्लोबल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। आगे प्रॉक्सी फ्रंट। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी हो जो मैंने आपके सुप्रीम लीडर खमेनी पे बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉक्सी वॉर्स में बिलीव करते। वो स्ट्रेट जाकर के सामने से नहीं लड़ने में बिलीव करते। उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज क्रिएट की हुई है अलग अलग, हिजबुल्ला, क्या कहते हैं आपका हुती रिबेल्स। तो इनके सहारे वो इजराइल पे या बाकी देशों पे अपनी वॉर कराता है, या कह सकते हो कि अटैक कराता है। तो डे 4 पे उनके जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए। हिजबुल्ला ने अटैक किया इजराइल के बॉर्डर पे। हुती रिबेल्स ने क्या कहते हैं रेड सी में अपना अटैक बढ़ा दिया। डे 5 पे एयर डिफेंस बैटल्स। यहां पे क्या किया? ईरान ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑन किया। उसको बेनिफिट भी मिला। बेनिफिट क्या मिला? जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स उसकी तरफ आ रहे थे उसने इंटरसेप्ट करने शुरू कर दिया और मोस्टली को इंटरसेप्ट कर भी लिया। ये दौरान अब ये वॉर पहुंच चुकी थी डे 6 पे, रीजनल एस्केलेशन। ईरान यही नहीं रुका, ईरान ने अपने क्या कहते हैं आसपास इराक और सीरिया के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए, जहां से उसकी जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कोशिश करी कि कैसे इससे बचा जा सकता है। खैर मेरे दोस्त ने मुझे फीडबैक दिया था कि अगर मैं इसके अंदर कुछ क्लिप्स वगैरह या फिर आपको न्यूज के इवेंट्स डाल दूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ने में बिलीव करते हो तो जाकर के पढ़ भी सकते हो, और अगर आप सुनने में बिलीव करते हो तो मैं आपको उन्हीं सब ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से न्यूज दे भी रहा हूं। ये आपका इकोनॉमिक शॉक, ये आया आपका
डे 7, यानी कि 3 दिन पहले से अगर आप देखते हो तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोका गया था उसका इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है, ग्लोबल प्राइस राइज होने शुरू हो चुके हैं। डे 8, साइबर वॉरफेयर। ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैं डे 1 से बोलता हूं कि शायद इंडिया बहुत पीछे है दो चीजों में, एक आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और दूसरा आपका साइबर वॉरफेयर। मैं आज भी कहूंगा कि आज के पढ़ाई में शायद हमारे देश के बच्चों को लैपटॉप भी अच्छे से चलाना नहीं आता, और दूसरे जो दूसरी कंट्रीज है जैसे इजराइल अपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज ओपन करके बैठी हैं जो साइबर के ऊपर पढ़ा रही है। अगर इस चीज पे काम किया जाए तो शायद आने वाले टाइम में बिना किसी बॉम्ब के, बिना किसी मिसाइल के किसी भी देश को ठप किया जा सकता है, उसके फाइनेंस को रोका जा सकता है। जैसे यहाँ पे ट्राई भी किया गया है, ईरान यूएस ने दोनों ने एलिगेशन लगाए एक दूसरे के ऊपर कि आपके फाइनेंस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन किया गया। आप इस बात को समझिए कि कैसे ये वॉरफेयर होती है। अगर आप सामने वाले देश की एनर्जी को या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हैक कर लो, सारे सिस्टम डाउन, आपको मिसाइल चलानी है, आपको क्या कहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको आपस में बात करनी है, सब में चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात फाइनेंस, आप बैंक्स को डाउन कर लीजिए, उनके सर्वर हैक कर लीजिए, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई ट्रांजेक्शन इधर से नहीं जाएगी, उधर कोई सेल परचेज नहीं होगा, वॉर सामने वाला देश हार जाएगा या रोकने पे मजबूर हो जाएगा। ये है पावर आपकी साइबर वॉरफेयर की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपने देखा होगा डे 1 से ईरान मिसकम्युनिकेशन फैला रहा है, और जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था उस टाइम में पाकिस्तान ने भी अपनी क्या कहते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलानी स्टार्ट कर दी थी। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे यूएस और इजराइल पहले दिन ही उसे बता देते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन इंडिया तब जाके बताता है जब वो वॉर खत्म हो जाती है, उसका इंपैक्ट ही खत्म हो जाता है। डे 9, डिप्लोमेटिक प्रेशर। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ही प्रेशर है। रशिया और चाइना ने आपका यूएन में, जिसे आप कहते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें एक मीटिंग बुलाई इमरजेंसी, और कहा कि हमें इस वॉर को रोकना चाहिए या इसके बारे में बात स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ, इम्पैक्ट आया पर टेम्परेरी है। आपका डे 10, स्ट्रेटेजिक पॉज। तो डिप्लोमेट्स ने वहां पे अपना टॉक स्टार्ट कर दिया, पर एक टेम्परेरी माना जा रहा है, स्लो डाउन है। वो दोनों देश अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आगे क्या करना है, हमें इस वॉर को कैसे जीतना है, या इसमें क्या क्या हम लोग मिक्सअप करें कि इस वॉर में हम आगे निकल पाए। लेकिन रिजल्ट वहीं का वही है, वॉर अभी चलेगी, सारे देशों पे इम्पैक्ट आएगा। जो देश इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया जापान जैसे, उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है उनकी सरकार को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मतलब ये हो सकता है आपके जो इलेक्शन आए उसमें वो सरकार हार जाए, क्योंकि इसमें उसका कोई रोल नहीं था। ये वॉर यूएस, इजराइल और ईरान लड़ रहे थे। ये था वीडियो का अंत। तो खैर, आपसे मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी और इस चैनल को एल्गोरिथम में आने का मौका मिल सके। जय हिंद दोस्तों।